नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 25 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे और उन आर्टिकल्स के संबंधित जो भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं। इंडिया डज नीड ए फिजिकल काउंसिल। इस आर्टिकल के माध्यम से यह कहा गया है कि भारत में वर्तमान स्थिति में जो सरकार के राजकोष की स्थिति है, इसको नियंत्रित करने के लिए एक राजकोषीय परिषद यानी फिजिकल काउंसिल की आवश्यकता है। देखिए, फिजिकल पॉलिसी का मतलब सरकार के बजट भाषण से संबंधित होता है। जो हम कहते हैं कि भारत सरकार की फिजिकल पॉलिसी किस तरह से गाइड होती है या किस तरह से जारी की जाती है, तो सामान्यतः वर्ष में एक बार जब आम बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, तो वो भारत सरकार की एक फिजिकल पॉलिसी का स्टेटमेंट भी होता है, यानी राजकोषीय नीति का वक्तव्य भी उसको माना जाता है। तो हमें किस तरह से राजकोषीय एक जो प्रबंधन है उसे करने के लिए राजकोषीय परिषद की एक आवश्यकता है, इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हमें राजकोषीय प्रबंधन की एक आवश्यकता है और उसके लिए राजकोषीय परिषद की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो हमें कुछ आंकड़ों को देखना होगा। जैसे अगर हम भारत सरकार के राजकोषीय घाटे की बात करें, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट का मतलब यह है कि भारत सरकार के राजकोष के ऊपर कुल कितना घाटा एक तरह से बनता है। जो भी उसकी देनदारियां हैं, जितने भी ऋण हैं, उन सबको मिलाकर कितना घाटा भारत सरकार के ऊपर बन रहा है, वो एक तरह से राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिजिकल डेफिसिट। तो भारत सरकार के अगर आपको देखना है कि आर्थिक स्थिति कैसी है, तो राजकोषीय घाटे का जो आंकड़ा होता है वो उसको सही रूप में एक तरह से दिखाता है। अगर हम 2019-20 के आंकड़े की बात करें, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, मान लीजिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद अगर 100 रुपए है, तो इसका 4.6% राजकोषीय घाटा हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जो बजट में अनुमान लगाया गया था उससे 0.8% ज़्यादा है। तो जो अनुमान लगाया गया था उससे 0.8% ये ऑलरेडी ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर हम 19-20 की एक तरह से बात करें। अगर हम 2020-21 जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए, तो इस वित्तीय वर्ष में माना जा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 7% हो सकता है, और जो अनुमान लगाया गया था उससे ये 3.5% ज़्यादा होगा, यानी ठीक डबल होने वाला है। तो 20-21 में अगर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो उसका बड़ा कारण आप सभी जानते हैं, कोविड-19 है। कोविड-19 कारण सरकार की जो अपनी आमदनी है उस पर प्रभाव पड़ा है, चाहे कर के रूप में हो या बाहर से जो निर्यात आ रहा था उससे जो आमदनी हो रही थी। तो इस प्रकार की आमदनी सरकार की घटी है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक तरह से ठहराव आया है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ सरकार को, जैसे अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें जो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं, तो उनको लाभ देने के लिए सरकार की तरफ से व्यय किया जा रहा है। आप देखें, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई, जो जीडीपी का लगभग 10% माना गया। तो अगर इतने बड़े खर्च करने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो अगर सरकार व्यय करेगी, खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ाएगी और अर्निंग उसकी नहीं होंगी, उसकी प्राप्तियां नहीं होंगी, तो घाटा बढ़ेगा। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि सरकार के द्वारा खर्च ज्यादा किया जा रहा है। जो भी लोग इस समय खराब स्थिति में हो, चाहे रोजगार उनके पास नहीं है या खाने पीने के सामान उनके पास नहीं है, उन जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। और यही कारण है कि 20-21 में राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना है। अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के घाटों को मिला दें सम्मिलित रूप में, तो यह माना जा रहा है जीडीपी का लगभग 12% तक पहुंच सकता है। और जितना भी ऋण यानी जितना भी लोन लिया गया है, वो चाहे बाहरी देशों से या बाहरी संगठनों से है, जैसे विश्व बैंक से, अमेरिका से, जापान से है, या अन्य प्रकार के जो भी बाजार के लोन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए गए हैं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, माना जा रहा है कि जितना भी ऋण लिया गया है वो जीडीपी का 85% तक लगभग पहुंच सकता है। यानी अगर 100 रुपए जीडीपी है तो भारत पर 85 रुपए का लगभग ऋण भार हो सकता है, अगर हम केंद्र और राज्य के सम्मिलित ऋण की एक तरह से बात करें। तो ये दिखा रहे हैं, अगर इन आंकड़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी राजकोषीय स्थिति है, देश के खजाने की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं संकट में है। तो इसी प्रकाश में एक तरह से राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने पर एक जोर दिया जा रहा है। और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि अगर राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं हमें राजकोषीय परिषद जैसी एक संस्था की आवश्यकता है।
जो भी एक तरह से राजकोषीय घाटे की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, उसके लिए तीन अन्य कारकों को भी उत्तरदायी माना जा रहा है। अगर हम इन तीन कारकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला हिस्सा आता है लक्ष्य परिवर्तन, यानी सरकार के द्वारा बजट में जो लक्ष्य रखे जाते हैं उनमें परिवर्तन किए जाते हैं समय के अनुसार। यानी जो बजट में कहा गया वो प्रयास नहीं होता है, उसमें कभी कभी कमी लाई जाती है, बढ़ोतरी की जाती है। तो इस तरह के परिवर्तन भी कहीं ना कहीं खर्चों को बढ़ाते हैं या एक तरह से दबाव को बढ़ाते हैं सरकार के ऊपर। दूसरा, अगर हम देखें विभिन्न प्रकार के बिल भुगतान, देखिए बिल भुगतान का मतलब है जैसे मान लीजिए बाहर से जो लोन लिया गया है उस पर जो किस्तें देनी है वापस या ब्याज जो वापस देना है, तो उसमें एक तरह से समय पर उसको नहीं दिया जाता है। तो होता यह है कि जो समय पर ऋण वापस नहीं किया गया है वो सरकार के ऊपर भार बढ़ता जाता है। और तीसरा हिस्सा माना जाता है कि बजट में जो भी वित्तीय एक तरह से कारण बताए जाते हैं, कोई भी मान लीजिए लोन लेना है या कोई भी योजना में पैसा देना है, तो उससे अलग भी कुछ काम किए जाते हैं। तो जो बजट में प्रबंधन के रूप में सरकार आम बजट में घोषणाएं करती है, उससे अलग भी सरकार के द्वारा वित्तीय कुछ कार्य किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उसको बढ़ाते हैं या राजकोषीय जो स्थिति है उस पर एक तरह से दबाव बनाते हैं। इनके अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण के रूप में अगर हम पहला देखें तो भारत सरकार की तरफ से एफसीआई की अगर हम बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं भारत सरकार की तरफ से इसके द्वारा खाद्यान्न की खरीद की जाती है और पीडीएस में यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी अनाज दिया जाता है वो एफसीआई के गोडाउन से सरकार रिलीज करती है। तो माना यह जाता है कि एफसीआई के जितने भी गोडाउन्स हैं वहां पर जो भी सरकार की तरफ से एक खाद्यान्न का भंडारण किया गया है उसमें एक तरह से जब पीडीएस की सप्लाई वहां से जाती है पब्लिक के पास तो उसमें सरकार की तरफ से खाद्य सब्सिडी दी जाती है। आप सभी जानते हैं राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल के जो मूल्य हैं बाजार की तुलना में काफी कम रखे जाते हैं। तो ये खाद्य सब्सिडी या चीनी की अगर हम बात करें कम दामों पर दिया जाता है। तो राशन की दुकानों पर जो खाद्य सब्सिडी सरकार को एक तरह से देनी होती है पब्लिक को, तो एफसीआई इस तरह की खाद्य सब्सिडी के लिए क्या कर रहा है कि वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएसएफ की अगर हम बात करें यानी लघु उधार लेने का जो एक फंड है भारत सरकार का, वहां से उधार प्राप्त कर रहा है। अब सब्सिडी आप सभी जानते हैं कि ये कोई विकास की गतिविधि नहीं है, ये जरूरतमंद लोगों को लाभ देने के लिए है। कभी कभी सब्सिडी का हिस्सा ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको उसकी जरूरत नहीं है। तो आर्थिक क्रिया के रूप में ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। तो अगर आप उधार ले रहे हैं और सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं तो ये आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। तो ये सरकार के एक तरह से घाटे को बढ़ाता है। एक दूसरा अगर हम देखें कि भारत सरकार की जो भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए नाबार्ड का एक लंबे समय का कोर्स है, इसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, यानी दीर्घकालीन सिंचाई जो कोर्स है वहां से धन लिया जा रहा है। इस कोर्स में से पैसे के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को एक तरह से पूरा किया जा रहा है। इस कोर्स का उद्देश्य ये था एक तरह से कि नाबार्ड के पास एक अतिरिक्त धन रहे, अगर भविष्य में कभी सिंचाई योजनाओं को लेकर उसे कोई भी उधार देना है या बाजार में कोई मदद देनी है तो सरकार अगर अपने ही, क्योंकि नाबार्ड आप जानते हैं भारत सरकार की एक संस्था है जो एक तरह से अगर फुल फॉर्म देखें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक तरह से कार्य करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। तो सरकार अगर नाबार्ड की संस्था से खुद ही पैसा लेगी अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक सरकारी घाटे की स्थिति को बढ़ाता है। एक तीसरा उदाहरण और देखें तो रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं यानी उनमें धन या संसाधन की कमी है, तो उनको पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे की एक जो वित्तीय संस्था है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वहां से उधार एक तरह से लिया जा रहा है। तो अपनी ही संस्था से उधार लेकर रेलवे के प्रोजेक्ट पूरा करने का काम किया जा रहा है। तो ये स्थिति भी एक तरह से जो घाटे की स्थिति है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो इन सब कारणों से भी जो राजकोषीय स्थिति है वो भारत सरकार की कमजोर हुई है और इसको एक तरह से मजबूत करने के लिए राजकोषीय परिषद जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई है। अगर हम 13वें वित्त आयोग की बात करें 13th फाइनेंस कमीशन, तो उसके द्वारा सिफारिश की गई थी कि भारत में एक तरह से जो बजट है, बजट में जो भी काम किए जा रहे हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं वो पारदर्शी रूप में यानी ट्रांसपेरेंट रूप में उसको पालन किया जा रहा है और उत्तरदायी रूप में यानी अकाउंटेबल रूप में बजट को आगे लागू किया जा रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक राजकोषीय परिषद की होने की आवश्यकता है और इस राजकोषीय परिषद के द्वारा एक तरह से बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं वो सही से लागू हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, उनकी एक तरह से विवेचना या उनके बारे में एक तरह से एक जांच सी की जाएगी। 13वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश ये की गई थी कि प्रारंभ में एक राजकोषीय समिति बनानी चाहिए और आगे चलकर उसी समिति को राजकोषीय परिषद में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिससे कि बजट को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सके। भारत में राजकोषीय प्रबंधन को एक तरह से मजबूत करने के लिए
एफआरबीएम एक्ट 2003 कार्य करता है। और इस एक्ट की जब एक रिव्यू किया गया, यानी एफआरबीएम एक्ट कितना सही से भारत में राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत कर रहा है, तो इसके रिव्यू करने की जो कमेटी है उसने भी सिफारिश किया था कि राजकोषीय परिषद जैसी एक संस्था बननी चाहिए। तो आप ध्यान रखें, 13वां वित्त आयोग और एफआरबीएम को रिव्यू करने वाली, इसकी समीक्षा करने वाली जो समिति है, उन दोनों ने राजकोषीय परिषद जैसी संस्था बनाने की एक सिफारिश की थी जो इंडिपेंडेंट हो, यानी स्वतंत्र होकर कार्य करे और सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जा रहे हैं उनको पारदर्शी और उत्तरदायी रूप में उसकी जांच करे। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य, उन्होंने अपनी एक किताब अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस अपनी बुक में भी विरल आचार्य ने यह कहा है कि राजकोषीय परिषद फिजिकल काउंसिल जैसी एक संस्था बननी चाहिए जो भारत में राजकोषीय प्रबंधन को मजबूती प्रदान कर सके। राजकोषीय परिषद जो भी जांच करेगी, बजट में सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, तो उनके संबंध में संसद में एक रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगी जिसमें संसद में बहस हो सकती है, जिससे कि जो भी राजकोषीय व्यय किया जा रहा है उसके बारे में एक अनुमान सही पूर्वक लग सके और जो बजट में कहा जा रहा है उसके अनुसार एक तरह से खर्च किया जाए, बहुत बड़े परिवर्तन ना हो। दूसरा, एक तरह से जो यहाँ पर राजकोषीय परिषद काम कर सकता है कि जो भी योजनाओं की लागत है उसके बारे में एक सही अनुमान लगाए, क्योंकि होता यह है कि कभी कभी चुनाव नजदीक होते हैं तो चुनाव को ध्यान में रखकर जो योजनाएं हैं उनको विस्तारित किया जाता है या सीमित किया जाता है या परिवर्तन जो भी किए जाते हैं, तो ये परिवर्तन ना हो पाए, तो राजनीति से प्रभावित होकर किसी भी तरह से जो भी राजकोषीय प्रबंधन है वो कार्य ना करे। इसको रोकने में भी एक तरह से जो फिस्कल काउंसिल है, यानी जो राजकोषीय परिषद है, वो कार्य कर सकती है। और तीसरा, अगर हम देखें तो कोई भी योजना है उसकी वैज्ञानिक लागत यानी साइंटिफिक उसकी कॉस्टिंग देखना, ऐसा ना हो कि जो अनुमान है वो गैर वैज्ञानिक है। तो अगर वैज्ञानिक आधार पर किसी योजना का अनुमान लगाया जाएगा कि उसमें लागत कितनी आएगी, तो एक तरह से हम सही अनुमान तक पहुंच सकते हैं। तो इससे भी जो व्यय हो रहे हैं अतिरिक्त रूप में उनको रोका जा सकता है। तो इसका निर्णय भी एक तरह से जो राजकोषीय परिषद है उसके द्वारा किया जा सकता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकड़े को देखें तो 2014 तक माना जाता है कि दुनिया के 36 ऐसे देश हैं जहां पर राजकोषीय प्रबंधन की जांच करने के लिए राजकोषीय परिषद जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं। इससे एक तरह से जो पारदर्शिता है और जो उत्तरदायित्व है उसको कहीं ना कहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो भारत में अभी हम विचार कर रहे हैं, बहुत से देशों में इस तरह के कार्य पहले भी हो रहे हैं और संस्थाएं वहां पर एक तरह से कार्य कर रही हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में भी एक संघीय वहां पर योजना बनाने की जो संस्था है उसके द्वारा किसी योजना का जो अनुमान बताया जाता है वो बेल्जियम की सरकार को स्वीकार करना होता है। तो इस तरह के अनुमान जब सरकारें स्वीकार करके कार्य करती हैं तो कहीं ना कहीं लागत है उसको नियंत्रित करने में एक तरह से मदद मिलती है। तो बेल्जियम में भी इस तरह के प्रयास हुए हैं और काफी सफल रहे हैं। अगर हम चिली की बात करें तो यहाँ पर भी राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं और जो वहाँ पर तांबा एक प्रमुख कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान देता है चिली की, उसके जो मूल्य हैं उनके संबंध में निर्धारण करने के लिए एक संस्था कार्य करती है। अगर हम यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में भी एक संस्था काम करती है बजट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बजट में जो भी एक तरह के परिवर्तन हो रहे हैं उसको उत्तरदायी रूप में निर्धारित करने के लिए यूके में भी व्यवस्था की गई है। तो अगर हम देखें विश्व के अलग अलग देशों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो हमें भी इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ बनाने की आवश्यकता है। अगर भारत में राजकोषीय परिषद जैसी संस्था आती है तो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को एक तरह से मजबूत किया जा सकता है और इसके आधार पर जो राजकोषीय प्रबंधन है वो अपने आप मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं भविष्य में राजकोषीय प्रबंधन के मजबूती के लिए राजकोषीय परिषद जैसी संस्था की एक आवश्यकता महसूस होती है। राजकोषीय परिषद की एक आवश्यकता ये भी है कि अगर आप नियम के आधार पर किसी भी तरह की राजकोषीय नीति बनाना चाहते हैं और उसका पालन चाहते हैं तो आपको एक राजकोषीय परिषद जैसी संस्था की आवश्यकता है। तो नियम पर आधारित राजकोषीय नीति है, यानी कुछ नियम कानून है कि योजना में कैसे व्यय करना है, किस तरह से जो भी व्यय ज्यादा हुआ है उसको रोकना कैसे है। तो ये सारा अगर कुछ नियम कानून से होगा तो कहीं ना कहीं राजकोषीय प्रबंधन मजबूत होगा। तो नियम आधारित राजकोषीय व्यवस्था बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि राजकोषीय परिषद जैसी कोई संस्था अस्तित्व में आए। इसी कड़ी में भारत सरकार को कई कमेटियों की तरफ से सिफारिशें हैं और कई अर्थशास्त्रियों की तरफ से भी कहा गया है कि राजकोषीय परिषद जैसी संस्था बनाई जाए। इससे अर्थव्यवस्था में लागत को घटाकर योजनाओं को सही समय पर लागू करने और राजकोषीय प्रबंधन में मजबूती मिलेगी और साथ साथ राजकोषीय घाटा जैसी जो स्थिति है उसको भी नियंत्रित करने में भविष्य में मदद मिलेगी। इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक मुख्य परीक्षा के आप प्रश्न को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत में राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है
उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। तो आप पहले बता सकते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना तेजी से बढ़ रहा है, जो हमने आंकड़े शुरुआत में डिस्कस किए। फिर आप बता सकते हैं कि अलग अलग कमेटी की तरफ से सिफारिश क्यों की गई है। कारण आप बता दें कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए जिन जिन कमेटी, जैसे वित्त आयोग की तरफ से कहा गया है, विरल आचार्य की तरफ से कहा गया है, या एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा करने वाली समिति उसने कहा है, तो इनकी आप एक तरह से बता सकते हैं कि इनके द्वारा सिफारिश की गई है। अब ये बता सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर चाहे यूके की बात करें, चिली की बात करें, बेल्जियम की बात करें, वहां पर सफल प्रयोग रहे हैं अगर राजकोषीय परिषद जैसी संस्था वहां कोई प्रबंधन करती है राजकोषीय स्तर पर। इसी के साथ साथ आईएमएफ का आंकड़ा दे सकते हैं कि 2014 से ही लगभग 36 देशों में राजकोषीय प्रबंधन के लिए अलग से संस्थाएं कार्य करती हैं। तो इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत में भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट में निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि अगर भारत में ऐसा किया जाता है तो बजट की जो एक तरह से योजनाओं की लागत है उसको नियंत्रित करने, योजनाओं को समय से पूरा करने, राजकोषीय घाटा उसको रोकने, इनमें मदद मिलेगी। तो ये सब एक निष्कर्ष के रूप में आप लास्ट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, डीएनए बिल कैन बी मिसयूज्ड, फ्लैग्स ड्राफ्ट रिपोर्ट। देखिए, अगर हम डीएनए बिल की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा 2019 में ही लाया गया हुआ बिल है और ये अभी एक तरह से लोकसभा में पारित है, लेकिन जो हमारे संसद की एक स्थायी समिति है उसके पास एक तरह से ये पहुंचा हुआ है। और ये स्थायी समिति है स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं। तो उनके पास अभी ये बिल पहुंचा हुआ है, अभी ये एक्ट नहीं है, ये बिल के फॉर्म में ही है। अगर हम इस बिल की बात करें, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन एक्ट 2019, तो इसका उद्देश्य सिंपल सा ये था कि जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे कोई अपराधी है या किसी भी अपराध में कोई व्यक्ति वांछित है, तो उसके संबंध में जो डीएनए के आंकड़े हैं उनको एक तरह से इकट्ठा किया जाए। तो इसके आधार पर अपराधियों को पकड़ना, या अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिता कौन है, इनके संबंध में कोई डीएनए टेस्ट के माध्यम से कोई रिपोर्ट चाहिए, तो इसके आंकड़े भी एक तरह से लेने के लिए हमें डीएनए सैंपल लेने की आवश्यकता है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए इस बिल को एक तरह से लाया गया है और अभी यह बिल संसद की स्थायी समिति के पास है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं और उन्हीं समस्याओं को इस समिति के द्वारा आगे बताया गया है। इस बिल का उद्देश्य है कि सैंपल और प्रोफाइलिंग की जाए उन लोगों की जो किसी भी अपराध में एक तरह से दोषी हैं, या मान लीजिए कोई व्यक्ति मिसिंग है यानी लापता है, तो उनकी इंफॉर्मेशन को एक जेनेटिक फॉर्म में रखा जाए जिसका आगे लाभ हो सके। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अभी लापता हुआ है और उसका कोई डीएनए आंकड़ा हमारे पास है, तो भविष्य में अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए लापता व्यक्ति, उसका पता चलता है, तो उसकी जो एक तरह से पहचान है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस डीएनए आंकड़े का उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त है और उसका डीएनए आंकड़ा हमारे पास है, तो अगर कहीं पर वो अपराध करते हुए पाया जाता है और उसका डीएनए वहां पर किसी भी तरह से उसे एक्वायर किया जाता है, तो उसके आधार पर हम एक एविडेंस के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और उसे दोषी सिद्ध कराया जा सकता है। तो ये सब एक सहूलियतें होंगी अगर डीएनए जो बिल सरकार लेकर आ रही है वो लागू होता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर इसका विरोध होता रहा है। सबसे पहला और जो प्रमुख यहां पर विरोध किया जाता है कि अगर हम बात करें तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उनका कास्ट और कम्युनिटी यानी जाति और जो समुदाय है उसके आधार पर एक प्रोफाइल बनाया जा सकता है, तो और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो जाति और समुदाय का जो भी इस तरह का डीएनए अगर अलग अलग बनता है तो ये एक तरह से देश की जो एकता है उस पर एक खतरा होगा और देश की सुरक्षा के लिए भी एक तरह से आंतरिक रूप में एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा को एक खतरा माना जाता है अगर जाति और समुदाय के आधार पर इस तरह से डीएनए का प्रोफाइल और उसकी सैंपलिंग की जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के जो संवेदनशील आंकड़े हैं, जैसे मान लीजिए किसी का स्किन कलर है, किसी का बिहेवियर है, या कोई बीमारी है, या उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, या किसी बीमारी को लेकर वो कितना ज़्यादा एक तरह से संवेदनशील है या आसानी से उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकता है, तो ये सब आंकड़े एक संवेदनशील आंकड़े हैं। और डीएनए अगर प्रोफाइलिंग की जाती है तो इस तरह के आंकड़े लोगों के अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के जो संवेदनशील सूचनाएं हैं वो डीएनए के माध्यम से आगे जा सकती है और उनका दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो इस तरह के जो डीएनए प्रोफाइल के आंकड़े होंगे उनका उपयोग करके किसी विशेष जाति समुदाय, जैसा हमने पहले में डिस्कस किया था, उसी का एक यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी भी विशेष अपराध में उनको लिप्त दिखाया जा सकता है। मान लीजिए किसी तरह के दंगे ही होते हैं और वहाँ पर किसी व्यक्ति के डीएनए का कोई आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है और मान लीजिए वो गलती से उस जगह से जा रहा था, तो उस डीएनए के आंकड़े के आधार पर किसी विशेष जाति या समुदाय को उस दंगे में दोषी ठहराया जा सकता है। तो ये भी एक अपराध में किसी विशेष समुदाय या जाति को
अपराधी बनाने के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये इसके साथ एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। एक और जो समस्या यहाँ पर देखी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित होता है तो अगर उसका डीएनए डाटा एक तरह से इकट्ठा किया जाता है वो तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सस्पेक्ट है, यानी उस पर सिर्फ शंका की जा रही है और गिरफ्तार किया गया, या अंडर ट्रायल है, या मान लीजिए अंत में सिद्ध होता है कि वो एक तरह से अपराधी नहीं है, वो एक तरह से विक्टिम था या एक तरह से वो प्रताड़ित व्यक्ति था, तो इस स्थिति में होगा क्या कि जो भी आंकड़े सबके इकट्ठे किए जा रहे हैं वो भविष्य में उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो जो अपराधी हैं उनके आंकड़े लिए जाएंगे, ये तो भविष्य में दोबारा अपराध को रोकने में एक तरह से मदद करेगा, लेकिन कोई अगर संदेह के घेरे में है और उसको गिरफ्तार किया गया या अंडर ट्रायल है, उनके अगर डीएनए प्रोफाइल लिए जाते हैं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो अपराधी तक तो सही है, अपराधी के अलावा जो लोग अपराध में लिप्त नहीं पाए जाएंगे भविष्य में, उनके आंकड़े अगर इकट्ठे होते हैं तो इसका भविष्य में दुरुपयोग संभव है। एक पांचवी स्थिति अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे कम के किसी अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सहमति के बाद ही उसका डीएनए आंकड़ा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना डीएनए आंकड़ा नहीं देना चाहता है, अपनी कंसेंट नहीं देता, वो मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको ओवरराइड किया जा सकता है, यानी उसके खिलाफ जाकर उसका डीएनए आंकड़ा लेने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। तो किन स्थितियों में मजिस्ट्रेट इस तरह का ऑर्डर देगा, यानी ऐसी कौन सी स्थितियां होंगी कि किसी व्यक्ति ने अगर अपने डीएनए आंकड़े को लेने के लिए सहमति नहीं दी है तो उसको मजिस्ट्रेट ओवरराइड कर सकता है या उसको एक तरह से रद्द करके उसका डीएनए लेने के लिए उसको विवश कर सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं ये इस बिल में नहीं कहा गया है। तो ये भी एक समस्या के रूप में हो सकता है कि लोगों की अनुमति लेने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन उसको ओवरराइड करने की फैसिलिटी मजिस्ट्रेट को दे दी गई है और किन कारणों से या किन स्थितियों में दी गई है ये नहीं बताया गया है। तो ये एक दुरुपयोग को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो मजिस्ट्रेट को जो ओवरराइड करने की शक्तियां हैं वो किस आधार पर दी जा रही हैं उसके बारे में कोई भी आंकड़ा एक तरह से नहीं दिया गया है। तो ये भी एक समस्या के रूप में यहां पर देखा गया है। एक छठवां हिस्सा देखें इसी आर्टिकल का, एक आगे का जो हिस्सा जो आता है कि जो भी यहां पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसका प्रोटेक्शन, यानी जब तक डाटा का संरक्षण सुनिश्चित नहीं होगा आप डाटा को इकट्ठा कैसे करेंगे। तो डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो अभी प्रस्तावित ही है। जब तक डाटा संरक्षण के संबंध में कोई विधायी कानून नहीं आ जाता है, कोई लेजिस्लेटिव कोई बिल नहीं पारित किया जाता है या एक्ट नहीं बनाया जाता है, तब तक इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करना सही नहीं है। तो डाटा प्रोटेक्शन या डाटा का संरक्षण ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। एक 7वें पार्ट पर यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संदेह में उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसका जो डीएनए प्रोफाइल अगर लिया जाता है और आगे चलकर मान लीजिए उसको एक तरह से अपराध मुक्त घोषित किया जाता है, यानी वो अपराध के लिए दोषी नहीं है, तो उसका जो डीएनए प्रोफाइल का आंकड़ा उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में जो बिल है उसमें नहीं कहा गया है, यानी उसका डीएनए का आंकड़ा रहेगा लेकिन वो दोषी नहीं भी घोषित किया गया था उसके बावजूद। तो अगर आंकड़ा रखा गया है तो वो क्यों रखा गया है? संसदीय समिति के द्वारा मांग की गई है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता है और संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते समय उसका अगर डीएनए आंकड़ा लिया गया है तो दोषी सिद्ध न होने पर उसके आंकड़े को नष्ट किया जाए, क्योंकि वर्तमान में बिल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह भी एक काफी कह सकते हैं विवादित बिंदु है जिसको इस बिल में से हटाने की मांग संसद की स्थायी समिति के द्वारा रखी गई है। एक यहाँ पर इस बिल में एक समस्या और है कि जो भी सिविल मैटर्स यानी जो दीवानी मामले हैं, आपराधिक मामलों के डीएनए प्रोफाइल तो लिए जाएंगे, जो सिविल मैटर्स हैं दीवानी मामले उनमें भी डीएनए प्रोफाइल के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और वह आपराधिक मामलों के जो आंकड़े उनके साथ रखा जाएगा, कोई इंडेक्सिंग नहीं की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी एक तरह से निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि आपराधिक मामले थोड़े गंभीर हैं और जो दीवानी मामले उतने गंभीर नहीं है, तो दोनों को एक जगह कैसे रखा जा सकता है। तो ये भी एक विवादित मुद्दा इस बिल के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें अगर आप प्रमुख रूप से देखें तो डाटा का संरक्षण और डाटा का दुरुपयोग, ये दो प्रमुख आप बिंदु पर एक तरह से फोकस कर सकते हैं और उसी के अलग अलग आयाम हैं। तो ये दो ऐसे बिंदु हैं कि अगर इनके ऊपर सरकार किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या संशोधन भविष्य में लाती है या कुछ सुधार करती है तब इस बिल को आप कह सकते हैं काफी वो शक्तिशाली होगा। अन्यथा यहां पर कई समस्याएं हैं और ये भविष्य में डीएनए के जो आंकड़े उनके दुरुपयोग को कहीं ना कहीं एक तरह से निश्चित करने की स्थिति को बना रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी और संसद की स्थायी समिति के जो सिफारिशें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को एक आधार दे सकती हैं कि वो इस बिल में परिवर्तन करके इसको सुरक्षित रूप में आगे प्रस्तुत करें।
इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तावित डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन बिल 2019 के प्रमुख लाभ तथा हानि को गिनाते हुए इसमें आवश्यक सुधारों को भी चर्चा करें। तो सुधार के पार्ट पर आप लास्ट में जो हम लिखने की बात करें तो सुधार में दो ही बिंदु आपको लिखने हैं। पहला एक तरह से कि जो डाटा उसको संरक्षित करना है या उसका प्रोटेक्शन निर्धारित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, और दूसरा उसका दुरुपयोग ना हो पाए ये सुनिश्चित किया जाए। तो ये दो एक तरह से स्थितियां यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो सुधार की बात की जा रही है। उसके अलावा अगर अपराधी व्यक्ति नहीं घोषित है तो उसके आंकड़े को नष्ट किया जाए। तो ये 2-3 सुधार आप लास्ट में बता सकते हैं। लाभ और हानि की बात करें तो हमने जो 7-8 इसमें विवाद गिनाए हैं वो एक तरह से इसमें आप प्रमुख हानि या समस्याएं बता सकते हैं, और लाभ ये बता सकते हैं कि जो भी अपराधी के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो भविष्य में वो दोबारा अपराध नहीं कर पाएगा और उसको पकड़ना आसान होगा। तो जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, उनको रोकने में इन तरह के आंकड़े कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो अपराध को नियंत्रित करने में ये अवश्य मदद करेंगे। ये एक तरह से आप प्रमुख लाभ बता सकते हैं। और जो इसमें प्रमुख विवादित बिंदु हमने जो 7-8 डिस्कस किए हैं वो इसके हानि या डिसएडवांटेज आप बताकर एक तरह से इस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ साथ इसमें संसद की जो स्थायी समिति है उसके बारे में भी आपको बताना है कि किस तरह से उसकी समीक्षा के आधार पर जो विवादित बिंदु हैं वो एक तरह से बाहर आए हैं। तो आपको स्थायी समिति के बारे में बताना है कि लोकसभा में पारित हो चुका है और समिति के पास अभी विचाराधीन है। हम नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, द चैलेंज ऑफ कैचिंग इल्यूसिव टैक्स पेयर्स। भारत में अगर हम देखें तो एक 130 करोड़ से अधिक आबादी का देश है, और अगर हम यहाँ पर वर्तमान में टैक्स देने वालों की संख्या की बात करें तो आंकड़े बहुत ही एक तरह से हैरान करने वाले हैं। केवल 15 मिलियन, यानी एक तरह से आप देखें तो लगभग केवल 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा टैक्स दिया जाता है, जबकि आबादी हमारी लगभग 135 करोड़ है। तो ये आंकड़े काफी एक तरह से हैरान करने वाले हैं। तो भारत में जो टैक्स पेयर है उनको किस तरह से बढ़ाया जाए जिससे सरकार की कर के माध्यम से आमदनी बढ़ सके, उसी के संबंध में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो माना जा रहा है कि जो करदाता हैं उनकी संख्या में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। कारण अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो रही थी और बेरोजगारी भी बढ़ी थी। और इसी तरह से अगर आप 2020-21 की बात करें तो आप सभी समझ रहे हैं कोविड-19 के कारण जो करदाताओं की संख्या उसमें कमी आ सकती है, या जो कर संग्रहण सरकार का टैक्स कलेक्शन उसमें कमी आ सकती है। इसके आंकड़े सरकार के द्वारा दिए भी गए हैं। तो पिछले 19-20 की बात करें या 20-21, दोनों में ही करदाताओं की संख्या और कर संग्रहण में कमी आने की संभावनाएं हैं। इसके कारण कोविड-19 वर्तमान में और पिछले अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति में भारत में जो एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था वो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। भारत में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो टैक्स फाइल यानी एक तरह से जो इनकम टैक्स रिटर्न या किसी भी तरह के टैक्स को जो फाइल करने वाले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का टीडीएस कटता है उसकी सैलरी के पार्ट से, तो उसके द्वारा एक तरह से अलग अलग योजनाओं में अपना निवेश दिखाकर टीडीएस को वापस ले लिया जाता है। तो भारत में आईटीआर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन टैक्स पेयर यानी जो कर अदा करने वाले उनकी संख्या कम है। तो आप एक तरह से एक अंतर को देखें तो रिटर्न भरने वालों की संख्या ज़्यादा है किनसे, कर देने वालों से, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंसेशन या जो भी सरकार छूट देती है उसका लाभ उठा लेते हैं और सरकार को टैक्स ही नहीं देते जबकि रिटर्न वो फाइल कर रहे हैं। तो ये सरकार के लिए काफ़ी एक तरह से दिक्कत की स्थिति आती है, क्योंकि टैक्स फाइल करने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके बाद भी जो कर सरकार के पास आ रहे हैं, जो करदाता हैं टैक्स पेयर, वो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन या सरकार की तरफ से जो छूट है उसका लाभ उठाकर कर के दायरे से बाहर चले जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा 5 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स के दायरे से अलग कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग कर के दायरे से बाहर चले जाते हैं, वो रिटर्न भर रहे हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 10% जो सर्वोच्च यानी सबसे कह सकते हैं रिचेस्ट लोग हैं वो भारत की लगभग 55% एक तरह से आय प्राप्त करते हैं। तो एक ही आंकड़े में विषमता आप देख सकते हैं, केवल भारत की 10% आबादी का हिस्सा है लेकिन भारत में कुल आय का 55% हिस्सा इनके पास पहुंचता है। अगर इन लोगों को कर के दायरे में लाया जा सके तो सरकार की जो कर वसूली है उसको बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत में वर्तमान में जो कर अदा करने के लिए जो पूरा ढांचा है उसको माना जाता है काफ़ी विषम या एक तरह से लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। तो भारत में काला धन यानी लोग एक तरह से वाइट मनी के हिस्से को कम दिखाते हैं और ब्लैक मनी में बड़ा हिस्सा अपना रखते हैं। तो इस कारण से भी सरकार की जो कर की स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। तो भारत सरकार के द्वारा 2014 से काले धन को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत सफल नहीं है। अगर हम देखें तो 2019 में मात्र
23,000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी उच्च सकल मूल्य व्यक्ति, यानी जिनके पास जो भी आमदनी आय का हिस्सा है जो काफी बड़ी वैल्यू में था और भारत के सबसे ज्यादा एक तरह से आमदनी रखने वाले व्यक्ति हैं, उनमें से 23,000 लोग भारत छोड़कर बाहर के अन्य देशों में सेटल हो गए। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहां पर कर नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए चाहे उन्हें देश छोड़ना पड़े वो बाहर निकल जाते हैं, और ये 23,000 की संख्या काफी बड़ी है। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी विकट समस्या है कि वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, और इसके उल्टे वो लोग भारत से पलायन करके एक तरह से बाहर बस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स को बढ़ाना और लोगों को ज्यादा उनसे कर सरकार प्राप्त कर पाए, इस स्थिति को एक तरह से कमजोर करता है। भारत सरकार के द्वारा जो नई व्यवस्था एक तरह से लाई गई है, इसमें जो करदाता यानी जो टैक्स पेयर है और जो कर निर्धारित करने वाले यानी जो टैक्स का असेसमेंट करने वाले व्यक्ति है, उनके बीच में कोई सीधा संपर्क नहीं रहेगा, और सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, यानी कंप्यूटर डिसाइड करेगा किसी व्यक्ति का जो भी टैक्स का जो असेसमेंट है वो कौन करने वाला है। तो कंप्यूटर एक तरह से जब निर्धारित करता है तो कहीं ना कहीं करदाता और जो कर निर्धारित करने वाले हैं उनके बीच में सीधा संपर्क खत्म हो जाएगा। इसीलिए नई जो कर की व्यवस्था है इसको फेसलेस व्यवस्था भी कहा गया है। तो इसके माध्यम से भी एक तरह से जो कर देने की एक आदत है उसको बढ़ाना चाह रही है सरकार, और कर प्रदान करने वाले और कर को एक तरह से असेस करने वाले, निर्धारित करने वाले, उनके बीच में जो गठजोड़ है उसका फायदा एक तरह से ये होता है कि जो बड़े मान लीजिए आमदनी करते हैं वो अपनी आमदनी घटाकर दिखाते हैं और कर विभाग के लोगों से साठगांठ रखते हैं, तो उसको दूर करने में मदद मिलेगी। तो माना जा रहा है कि जो नई फेसलेस व्यवस्था है इससे करदाता और कर निर्धारित करने वालों के बीच में गठबंधन कमजोर होगा, इससे कर की वसूली बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग कर अदा करने के लिए एक तरह से उत्साहित होंगे। अब भारत सरकार की तरफ से कर विभाग में अलग अलग यूनिट डाल दी गई हैं, यानी एक यूनिट कर का असेसमेंट करेगी, एक यूनिट उसका वेरिफिकेशन करेगी, एक अगली यूनिट इसके बारे में रिव्यू करेगी यानी इसकी समीक्षा करेगी, एक टेक्निकल जो भी मुद्दे हैं तकनीकी संबंधी उनकी जांच करेगी, और एक यूनिट ऐसी रखी गई है जो पुराने मैटर यानी पास्ट मैटर्स हैं कर विवाद के संबंध में उनके बारे में एक तरह से जांच करेगी। तो इससे कर का जो कामकाज है उसको एक स्पेसिफिक पार्ट पर अलग अलग यूनिट में बांटा गया है। इससे भी कर का जो ढांचा है, जो कर अदायगी करने वाले हैं उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, और रिटर्न फाइल करना काफी आसान अब माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कर अदायगी करने वालों को बढ़ाएगा और सरकार की जो करदाताओं की संख्या है उनमें एक तरह से बढ़ने की संभावनाएं भी दिख रही है। एक दूसरी बड़ी समस्या जो कर के साथ में दिखती है कि अंडर स्टाफ्ड, यानी हमारे जो कर विभाग है वहां पर जितनी आवश्यकता है उतने लोग उपस्थित नहीं है जो कर असेसमेंट कर सकें या वेरिफिकेशन या रिव्यू या टेक्निकल या पुराने मैटर्स को देखने के लिए। जो अंडर स्टाफ हमारा कर का डिपार्टमेंट है उसको एक तरह सरकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो भर्ती के माध्यम से जो भी वहां पर आवश्यक मैन फोर्स है वो बढ़ाया जाए, तो इसके माध्यम से भी जो कर अदा करने का पूरा तंत्र है उसको मजबूत किया जा सकता है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनको अगर आगे दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं कर अदा करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और सरकार को जो रिटर्न फाइल करने वाले उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। और अगर ऐसा हो पाएगा तो सरकार की आमदनी बढ़ती है तो सरकार को कोविड-19 जैसी स्थिति में व्यय करने में अतिरिक्त राशि जो खर्च करनी पड़ती है उसकी भरपाई कर से जो अतिरिक्त आमदनी आती है उससे किया जा सकता है। तो भविष्य की संभावनाओं के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कर के क्षेत्र में बड़े सुधार करने की भविष्य में आवश्यकता है। और इसी कड़ी में जो कर की नई व्यवस्था लाई गई है रिटर्न फाइल करने के लिए, उसको माना जा रहा है कि वो फेसलेस है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर लोगों को कर अदा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसके आंकड़े जब भविष्य में आएंगे तब पता चलेगा कि वर्तमान सरकार ने जो सुधार किया उसका लाभ अर्थव्यवस्था में कितना और कितने बड़े पैमाने पर भविष्य में मिलेगा। इसी हमारे डिस्कशन के आधार पर मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में करदाताओं की संख्या में वृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताएं। देखिए, प्रमुख उपाय बताने का जो नई व्यवस्था है, जो फेसलेस व्यवस्था लाई गई है, उसको एक तरह से आपको बताना है। और आप समस्याएं बता सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, उसके साथ साथ लोगों के द्वारा कर बचाने के लिए ज़्यादा प्रयास किया जाता है, और सरकार की तरफ से जो कंसेशन दिए गए हैं जैसे 5 लाख तक की इनकम को आयकर के दायरे से अलग कर दिया गया है। तो आप बता सकते हैं कि इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जो करदाताओं की संख्या को एक तरह से ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है। लेकिन हमारे यहाँ ध्यान रखें, रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है लेकिन छूट ज़्यादा लेते हैं उसकी एक तरह से संख्या वो ज़्यादा है, तो इसीलिए कर ज़्यादा नहीं देते हैं।
आप अंतर समझ लीजिए। जब रिटर्न आप फाइल करते हैं और सारा का सारा जो टैक्स है अगर आप एक तरह से एग्जम्प्ट करा लेते हैं, छूट ले लेते हैं, तो आप रिटर्न फाइल करने वाले तो जरूर हैं, लेकिन आप करदाता नहीं है, क्योंकि आप सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो कंसेशन है, छूट दी जाती है, उसको एक तरह से सीमित किया जाए। आप देखें तो उदाहरण आप दे सकते हैं कि बजट में सरकार ने दो तरह की व्यवस्था आयकर में कर रखी है। एक तरफ अगर आप छूट लेंगे तो करों की दर अलग कर दी गई है, और अगर आप छूट नहीं लेंगे तो कर की दर अलग कर दी गई है। तो ये आप उपाय बता सकते हैं, इससे भी करदाताओं की संख्या में एक तरह से वृद्धि हो सकती है। और फेसलेस जो व्यवस्था लाई गई है, जहां पर कर का असेसमेंट करने वाला और जो कर देने वाला उसके बीच में सीधा संपर्क नहीं होगा, तो इससे साठगांठ एक तरह से रुकेगी और ये भी कर अदायगी को मजबूत करेगी। क्योंकि कभी कभी जो करदाता कर देना भी चाहता है, कर विभाग के लोगों के कारण मान लीजिए कोई समस्या उन्हें आती है, या जितनी उनकी आमदनी उससे ज्यादा वो असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो कर देने से एक तरह से हतोत्साहित होते हैं। तो नई जो फेसलेस व्यवस्था आई है, उससे एक तरह से वो कर देने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये प्रमुख उपाय के रूप में आप बता सकते हैं जो हमने यहाँ पर चर्चा किए हैं, और 150 शब्दों में इसे लिखने का आप प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक। आप देखें तो बैक एंड फोर्थ, और ये एक तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक अंतर सरकारी संगठन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें अभी भी पाकिस्तान पड़ा हुआ है, और अपने आप को बचाने के लिए उसने आतंकवाद को जो वित्त पोषण किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उसको रोकने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। कुछ आतंकवादियों को उन्होंने बैन करने की बात की है, लेकिन ये सारी जो घोषणाएं हैं वो बहुत सटीक नहीं दिखती हैं, क्योंकि इनका कितना लाभ होगा ये एक तरह से पाकिस्तान बताने में बहुत सफल नहीं है। तो FATF की ग्रे लिस्ट से अपने आप को हटाने और ब्लैक लिस्ट में वो ना जाए, इससे अपने आप को बचाने के लिए उसके एक प्रयास हैं। इसी कड़ी में हम FATF के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन 1989 में पेरिस में जो G7 का शिखर सम्मेलन होता वहां पर किया गया था, और कोशिश क्या थी, मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप से धन का जो हस्तांतरण होता है उसको रोका जाए। और अप्रैल 1990 में FATF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 40 सिफारिशें दी गई। आप ध्यान रखें तो 40 सिफारिशों को कोई भी देश लागू करके अपने यहां मनी लॉन्ड्रिंग को वो रोक सकता है। आगे चलकर अक्टूबर 2001 की बात करें तो आप ध्यान रखें 9/11 जो अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से माना गया कि आतंकवाद को जो वित्त पोषण है उसको वैश्विक स्तर पर रोकने की आवश्यकता है, और उसी के लिए अक्टूबर 2001 में FATF ने आतंकवादियों को जो वित्त पोषण किया जाता है उसको भी FATF के कार्यों में शामिल कर लिया। ध्यान रखें 2001 से पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करता था, और अक्टूबर 2001 के बाद आतंकवादियों को वित्त पोषण भी इसमें शामिल कर दिया गया, और इसके लिए 8 विशेष सिफारिशें की गई। आगे चलकर अक्टूबर 2004 में आतंकवाद को एक तरह से रोकने, उसके वित्त पोषण को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुल मिलाकर एक 49 अलग अलग सलाह या सिफारिशें जारी की गई। 40 आप ध्यान रखें पहले ही जारी की जा चुकी हैं जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। अगर 9 अतिरिक्त सिफारिशों की बात करें तो इन्हें अक्टूबर 2004 में जारी किया गया। तो ये 49 अलग अलग सिफारिशें या सजेशंस हैं जिनको मानकर कोई भी देश अपने यहाँ आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकता है। वर्तमान में आप देखें तो इसमें 39 कुल सदस्य हैं, जिसमें 37 देश हैं और 2 संगठन हैं। संगठन आप ध्यान रखें यूरोपीय कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग संगठन। भारत आप देखें तो भारत भी इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल है। अगर हम FATF की ग्रे सूची की बात करें तो जो भी धन शोधन यानी जो मनी का ट्रांसफर होता है और जो आतंकवाद का वित्त पोषण होता है, ऐसे देश इसमें काफी जोखिम होता है। यानी वो देश जहां पर धन का हस्तांतरण इलीगल ज्यादा होता है और आतंकवाद का वित्त पोषण भी होने की संभावना दिखती है, ऐसे देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ध्यान रखें 21 फरवरी 2020 की जो लिस्ट आई है उसमें वर्तमान में इसमें 18 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें नवीनतम जो शामिल हुआ देश है वो मॉरिशस है। भारत के लिए समस्याएं हो गई क्योंकि मॉरिशस से सबसे ज्यादा FDI भारत में बड़े पैमाने पर पिछले अगर हम 20 साल के आंकड़े देखें तो आया है। तो मॉरिशस अगर ग्रे लिस्ट में चला गया है तो मॉरिशस से आने वाला जो निवेश है वो कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आ जाता है, तो सेबी इसकी कहीं ना कहीं जांच करने के लिए विवश हो जाएगा। तो ये भारत के लिए काफी एक समस्या वाली स्थिति बन रही थी। तो 18 देश है, पाकिस्तान इसमें अभी भी शामिल है। अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो देखिए ब्लैक लिस्ट में वो देश हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए जो वो काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सहयोग नहीं करते हैं।
यानी उनके तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्रे लिस्ट वाले देश सहयोग करने के लिए तैयार हैं और एफएटीएफ के नियम कानून के हिसाब से वो अपने यहाँ परिवर्तन करते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में भी 2 ही देश शामिल हैं, उत्तर कोरिया और ईरान। तो ये एक तरह से आंकड़े आप एफएटीएफ के लिए ध्यान रखें। इसी के आधार पर हमारा प्री का क्वेश्चन है, एफएटीएफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंक के वित्त पोषण को रोकने में कार्य करने वाला अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सही है। इसके ग्रे लिस्ट में 18 तथा ब्लैक लिस्ट में 2 देश शामिल हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, गूगल पे वॉयलेशन, हाई कोर्ट सीक्स रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट आरबीआई। देखिए, गूगल पे की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके द्वारा एक ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने का सिस्टम दिया जाता है। तो गूगल पे जो ऑनलाइन सिस्टम एक चला रहा है पेमेंट का, उसमें वो जो आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, उन आंकड़ों को स्टोर कहाँ कर रहा है, उसको लेकर एक विवाद है। इसी संबंध में हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एनपीसीआई के द्वारा चलने वाला एक ऑनलाइन भुगतान का तंत्र है जो काफी सुरक्षित माना जाता है। अब एनपीसीआई की तरफ से जो भी एक तरह से यूपीआई का पेमेंट किया जाता है या यूपीआई के पेमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, इसमें बेनिफिशियरी बैंक होते हैं, यानी जिन बैंक को लाभ मिलता है, यानी जिनके बैंक के खातों में पैसा जाता है। डायरेक्ट मेंबर या सब मेंबर्स होते हैं, मर्चेंट यानी जो व्यापारी शामिल होते हैं, थर्ड पार्टी जैसे मान लीजिए कोई बैंक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है और मान लीजिए किसी अन्य कंपनी के माध्यम से उसने अपना कुछ काम कराया, तो वो थर्ड पार्टी एक तरह से कहलाती हैं। जैसे अगर हम गूगल पे की बात करें तो गूगल पे सेकंड पार्टी हो गई और इसने किसी अन्य संस्था के यहाँ मान लीजिए अपना, मान लीजिए संस्था ए है, तो गूगल पे आपने मान लीजिए कोई भुगतान किया बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से, तो गूगल पे ने उस आंकड़े को इस संस्था ए में इकट्ठा कर दिया, स्टोर कर दिया, तो ये ए संस्था थर्ड पार्टी एक तरह से कहलाती है। रेमिटर बैंक की बात करें, यानी जिन बैंकों के द्वारा पैसा भुगतान किया जा रहा है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो एक तरह से इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे जितने भी आपके प्रमुख व्यापारिक बैंक हैं, कुछ निजी संस्थाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं, जैसे अगर फोन पे की बात करें या गूगल पे की बात करें, तो ये एनपीसीआई के प्रमुख एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई कहते हैं, उसके भुगतान को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर वर्चुअल एड्रेस के माध्यम से भुगतान होता है। आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या और सब रिलीज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने वर्चुअल एड्रेस के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अब अगर डाटा स्टोर करने की बात करें तो ध्यान रखें, आरबीआई की तरफ से नियम यह है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता का कोई भी डाटा है जिसमें ऐसे आंकड़ों की बात है जिसके बारे में उपभोक्ता ने मंजूरी दी है। आप देखें, जब भी कोई डाटा स्टोर आपके, जैसे गूगल पे की बात करें या फोन पे में, तो आपसे मंजूरी ली जाती है, आपका एक्सेप्टेंस लिया जाता है। तो जो एक्सेप्टेंस आप देते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कस्टमर का नाम हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसके घर का पता हो सकता है, उसका ईमेल आईडी, उसका लिंग या जेंडर हो सकता है, लोकेशन डिटेल। आपसे देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि आपकी लोकेशन ले या न ले, अगर आप हाँ कर देते हैं तो वो आपकी करंट लोकेशन को एक तरह से रीड करता रहता है और उसको स्टोर करता है। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो कस्टमर के एक तरह से लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो ऐप का आईडी है और फोन का जो आईएमईआई नंबर है, ट्रांजैक्शन से संबंध में जो भी डिटेल है, जैसे यूपीआई आईडी की बात करें, ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर है और ट्रांजैक्शन आईडी और टाइम स्टैम्प, यानी किस विशेष समय में भुगतान किया गया, इन सारे आंकड़ों को एक तरह से इकट्ठा करता है। और जिसको आप भुगतान दे रहे हैं, मान लीजिए किसी और के खाते में आप पैसा डाल रहे हैं, तो उसका यूपीआई आईडी और बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है या कोर बैंकिंग का जो सिस्टम है, इनके संबंध में, यानी जो भी बैंक भुगतान को आगे बढ़ा रहा है, इन सबके आंकड़े एक तरह से जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक तरह से इकट्ठा करने या स्टोर करने की अनुमति है। और यहां पर आरबीआई की तरफ से एक आदेश है कि जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये सारा आंकड़ा हमने यहां डिस्कस किया, इसको इनक्रिप्टेड यानी एक कोडेड फॉर्मेट में ऐप प्रोवाइडर के द्वारा स्टोर करना चाहिए। यानी ये खुले रूप में आंकड़ा नहीं हो सकता, ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए जिसको आसानी से कोई ब्रेक करके यूज ना कर सके। तो आंकड़े ये स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो भी ऐप प्रोवाइडर जैसे गूगल पे है तो वो अपने पास रख सकता है। अब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील माने गए हैं और इनके बारे में कहा गया है कि ये आंकड़े इकट्ठा करना अलाउड नहीं है। कस्टमर के अकाउंट का डिटेल अगर हम देखें, जैसे अकाउंट नंबर है या कस्टमर के पेमेंट ऑथेंटिकेशन का कोई डाटा है, जैसे डिवाइस में आप देखें गूगल पे या फोन पे में
अगर आप फोन पे की बात करें तो आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी वो ऐप खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट का जो आंकड़ा है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए जो पहला जरूरत पड़ती है उस तरह का जो आंकड़ा है वो ऐप में स्टोर नहीं होगा, वो बैंक सिस्टम यानी जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक है वहां पर स्टोर किया जाएगा। यानी जो सेंसिटिव आंकड़ा माना जा रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे खाता संख्या या आपका फिंगरप्रिंट, ये ऐप प्रोवाइडर के पास नहीं होगा। ये जो बैंक सिस्टम है, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भुगतान प्रदान करने का एक तंत्र है, उसके पास इकट्ठा किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि जो अकाउंट नंबर है और अन्य प्रकार के जो आंकड़े जिनको आरबीआई की तरफ से पहले अनुमति दी गई है उनको ऐप में एक तरह से दिखाया जा सकता है। लेकिन जो भी डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अंक है, डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है, यूपीआई पिन का जो नंबर है, जो भी ओटीपी इशू करने वाली संस्था है, तो ओटीपी, ये सारी चीजों को स्टोर करना अलाउड नहीं है। तो कुछ सेंसिटिव आंकड़े में जैसे अकाउंट संख्या को आप देखें तो गूगल पे और फोन पे में आप जब भुगतान करते हैं तो अकाउंट नंबर को एक तरह से वहां पर शो किया जाता है, तो वो हो सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड से संबंधित या यूपीआई पिन से संबंधित, ओटीपी से संबंधित इन आंकड़ों को एक तरह से स्टोर करने की अनुमति नहीं है। और गूगल पे ने इन्हीं आंकड़ों को एक तरह से स्टोर किया है और इसी को लेकर एक तरह से आरबीआई को नोटिस यहां पर जारी किया गया है। अब इसी संबंध में एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, यूपीआई भुगतान में डाटा संग्रहण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन डाटा एन्क्रिप्टेड प्रारूप में एप्लीकेशन प्रदाताओं द्वारा स्टोर किया जाना चाहिए। देखिए एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, सही है। डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक, डेबिट कार्ड की समाप्ति तिथि, यूपीआई पिन, जारीकर्ता का ओटीपी संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका सी। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं, सीएसएमटी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल मुंबई में है उससे संबंध में है। और ध्यान रखें ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसी के संबंध में एक तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और हम यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा एक 1972 का एक कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के माध्यम से यह कहा गया कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक या दोनों मिलाकर, सांस्कृतिक प्राकृतिक दोनों, इस तरह के जो विरासत स्थल हैं उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये कन्वेंशन कब का है? 1972। तो 1972 की यूनेस्को एक कन्वेंशन के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में जो विरासत स्थल हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनको संरक्षित करता है। उसमें नेचुरल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी, और कुछ दोनों हो सकते हैं। तो वर्तमान में देखें तो 1121 इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल घोषित है। इसमें से 39 के ट्रांस बाउंड्री यानी एक से ज्यादा देशों में है, 2 ऐसी जिनको अभी भी सूची से बाहर किया गया है, 53 इसमें से डेंजर या खतरे में है। इसमें आप देखें तो 869 कल्चरल सांस्कृतिक हैं, 213 नेचुरल हैं और 39 मिक्स्ड यानी मिश्रित हैं, यानी कल्चरल भी है, नेचुरल। जैसे भारत में कंचनजंगा की अगर हम बात करें, और अलग अलग 167 कंट्रीज हैं वहां पर यह विस्तारित है। तो कुल ध्यान रखें कितने हैं? 1121। जहां तक किसी भी देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को विरासत स्थल की बात करें तो ये चीन में है। कितने? सांस्कृतिक 37 हैं और प्राकृतिक 14 और मिश्रित 4। अगर हम इसको जोड़ दें तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 55। तो चीन में सबसे अधिक किसी भी देश की तुलना में 55 यूनेस्को हेरिटेज प्लेसेस लोकेटेड हैं। भारत की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर कितने हैं? 38। आपको ध्यान रखना है, इसमें कल्चरल कितने हैं? 30, और मिक्स्ड में केवल एक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो 2016 में शामिल किया गया। जहां तक प्राकृतिक या नेचुरल बात करें तो 7 हैं। तो आप यहां ध्यान रखें, 30 सांस्कृतिक कल्चरल, 7 नेचुरल या प्राकृतिक हैं और एक मिक्स्ड या मिश्रित रूप में है। तो ये प्रमुख भारत के यूनेस्को द्वारा जो संरक्षित स्थल हैं वो है। इसमें आप देखें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको पहले वीटी विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता था, 2004 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो इसको रेनोवेशन करने का काम चल रहा है, उसी के संबंध में ये स्टेटमेंट था। तो ये सारी डिटेल आप एक तरह से ध्यान रखें। इसी संबंध में प्री का आप क्वेश्चन देखें, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थल 1972 के कन्वेंशन के आधार पर संरक्षित किए जाते हैं। सही है। भारत में कुल 38 स्थल इस सूची में शामिल हैं। चीन में सबसे अधिक विरासत स्थल इस सूची में शामिल हैं। तो अगर हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर है आपका डी। ये अगर हम न्यूज देखें तो डीआरडीए के द्वारा 108 डिफेंस के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में कहा गया है कि इसे भारतीय फर्म से बनाया जाएगा। ध्यान रखें कि मई में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं की गई थी कि किस तरह से भारत में रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। और इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से नेगेटिव लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? इसमें भारत सरकार की तरफ से 101 रक्षा की वस्तुएं बताई गई, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बताए गए, जिनका आयात नहीं किया जाएगा आगे चलकर। यानी इन 101 रक्षा वस्तुओं का उत्पादन केवल और केवल भारत के अंदर किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक दूसरा बड़ा सुधार किया गया कि रक्षा के क्षेत्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, यानी जो एफडीआई है, उसको ऑटोमेटिक स्वचालित रूप में वो 49% था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 74%, यानी 74% स्वतः स्वचालित ऑटोमेटिक रूप में एफडीआई निवेश भारत में रक्षा क्षेत्र में किया जा सकता है। और 101 नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए गए जिनका आयात नहीं होगा, भारत में घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन किया जाएगा। तो कोशिश सरकार की यह है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अधिक से अधिक आत्मनिर्भर भविष्य में बन पाए। इसी नेगेटिव लिस्ट के कंसर्न में हमारा एक यहाँ पर प्री का क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नेगेटिव लिस्ट में 101 वस्तुएं शामिल हैं जिनका रक्षा क्षेत्र में आयात नहीं किया जाएगा और घरेलू आपूर्ति विकसित की जाएगी। सही स्टेटमेंट है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित ऑटोमेटिक एफडीआई निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो ये ओडिशा में बोंडास एक जो जनजाति है, वहां पर कोविड-19 का जो प्रभाव दिखा है उसके संबंध में ध्यान रखें। बोंडास एक तरह से पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी की एक कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए ये ऐसे जनजाति समूह हैं जो काफी एक तरह से संकट में हैं और उनकी स्थिति काफी कमजोर है, तो उनको पीवीटीजी की स्थिति में एक तरह से माना जाता है। और भारत सरकार की तरफ से आप देखें तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिनको पीवीटीजी कहा जाता है, इस तरह के 75 जनजाति समूह हैं, ये भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा एक तरह से कहा गया है और माना जाता है कि ये भारत के 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इनको एक तरह से विशेष रूप से इनके विकास के लिए सरकार के द्वारा योजना लागू की जाती है और इसको जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है वो लागू करता है। इस योजना में किया जाता है संरक्षण यानी कंजर्वेशन किया जाता है और साथ साथ डेवलपमेंट यानी कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, यानी इनका संरक्षण के साथ साथ विकास एक तरह से किया जाता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो भी राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, इनके विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको एक तरह से राज्य बनाते हैं और जनजातीय मंत्रालय इन परियोजनाओं का मूल्यांकन समिति द्वारा एक तरह मूल्यांकन कराता है और उनको अनुमोदित करता है। उसके बाद इन जनजातियों के विकास के लिए एक तरह से कार्य किए जाते हैं। अब कार्य करने के क्षेत्र हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, आजीविका यानी रोजगार देने के लिए, कुछ उसमें हुनर या कौशल विकसित करने के लिए, कृषि का उनका विकास करने के लिए, आवास और जो संस्कृति के उनके संरक्षण स्थल हैं उनको एक तरह से विकसित करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो पीवीटीजी ध्यान रखें 75 अलग अलग जनजाति समूह है भारत में। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 62 अलग अलग जनजाति समूह हैं, भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा। और जो 75 पीवीटीजी भारत में है उसमें से माना जाता है 13, यानी ओडिशा में 13 पीवीटीजी जनजातीय समूह यहां पर काम करते हैं। इन्हीं जनजातीय समूहों में बोंडास की बात करें तो वो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, तो उन्हीं को एक तरह से संरक्षित करने या उनको बीमारी से बचाने के लिए किस तरह से प्रयास करने हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। तो हम पीवीटीजी के संबंध में एक यहाँ पर प्री का क्वेश्चन आपको देते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में कुल 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी श्रेणी में रखा गया है। सही स्टेटमेंट है। ओडिशा में सबसे अधिक 62 विभिन्न जनजातीय समूह रहते हैं। सही स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या रहती है। देखिए संख्या के हिसाब से जब से ज्यादा है, परसेंटेज नहीं है, तो सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या भारत में कहां पर है? मध्य प्रदेश। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो ये गुवाहाटी में एक रिवर रोपवे बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे है। देखिए लैंड पर नहीं है, नदी के ऊपर बनाया गया है। लैंड के ऊपर सबसे बड़ा रोपवे अभी भी जम्मू कश्मीर में है। तो ध्यान रखें रिवर का जो रोपवे है, यानी रोपवे के माध्यम से एक तरह से यात्रियों का आवागमन इस नदी, यानी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, इसके आर पार सुनिश्चित किया जा रहा है। कहां पर? गुवाहाटी में। और ये लगभग 1.82 किलोमीटर लंबा है। बाई केबल यानी जाने और आने दोनों के लिए यहां पर रोपवे को बिछाया गया है। और जिस ब्रह्मपुत्र नदी से ये एक तरह से गुजरता है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड या द्वीप पड़ता है जिसको पीकॉक आइलैंड कहा जाता है।
यहां पर आप देखें तो इसके पास से एक तरह से गुजरेगा। पिकॉक आइलैंड ध्यान रखें कि जो भी रिवर आइलैंड है यानी जितने भी नदी द्वीप हैं उनमें दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है जहां पर जनसंख्या रहती है। बेसिकली यहां पर उमानंद एक टेम्पल है और इस टेम्पल के पुजारी या अन्य लोग वही यहां पर एक तरह से रहते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है पिकॉक आइलैंड, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, गुवाहाटी के पास। और यहां पर एक तरह से आप देखें तो सबसे कम जनसंख्या भी रहती है। तो ये आंकड़ा एक तरह से पिकॉक आइलैंड के लिए ध्यान रखें जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और इसी पिकॉक आइलैंड के पास से ये रोपवे भी एक तरह से गुजरेगा जो भारत में किसी भी नदी पर रिवर के जो रोपवे हैं उनमें सबसे लंबा है। तो इसी के आधार पर हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। पिकॉक द्वीप विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे संचालित किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं तो ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन आयोग से संबंधित है। और ध्यान रखें वर्तमान में जो डिलिमिटेशन कमीशन कार्य कर रहा है उसको एक तरह से जम्मू कश्मीर में जो विधायकी क्षेत्र है उनको एक तरह से निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। तो वर्तमान में जो डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग काम कर रहा है वो प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, आप जान रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और वहां विधानसभा भी रखी गई है। तो विधानसभा के क्षेत्रों का जो सीमांकन है उसे करने के लिए आयोग काम कर रहा है। तो हम परिसीमन आयोग को देखते हैं। देखिए किसी भी देश में या प्रांत में जो विधायी निकाय होते हैं उनके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा क्या होगी, यानी कोई विधानसभा या कोई संसदीय क्षेत्र की सीमा क्या होगी, उसको निर्धारित करता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। और ये एक उच्च शक्ति निकाय होता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है, यानी इसकी सिफारिशों को कहीं पर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो भारत में 4 बार किया गया है 1952 में, और इसका आधार क्या था, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। 1963 में किया गया है परिसीमन आयोग अधिनियम 1962। 1973 में किया गया है परिसीमन अधिनियम 1972 और 2002 में किया गया है परिसीमन अधिनियम 2002। इसी परिसीमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इस डिलिमिटेशन या परिसीमन आयोग का भी गठन किया गया है। आप देखें परिसीमन आयोग भारत में उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेश में कानून का बल है और किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्न में बुलाया नहीं जा सकता है, यानी इसको आप कहीं पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये आदेश इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने की तारीख पर लागू होते हैं। यानी परिसीमन आयोग का कोई भी आदेश है तो राष्ट्रपति जिस दिन से इसको जारी करता है ये भारत में उस दिन से लागू हो जाता है। ये अलग बात है कि परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है वो संसद में और राज्य विधानसभा दोनों में एक तरह से रखी जाती है, लेकिन इसमें कोई संशोधन एक तरह से करने का उनको अधिकार नहीं होता है, ना वो संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। तो ये एक तरह से परिसीमन आयोग की शक्तियां आप देख सकते हैं। भारत में अगर हम संसद की बात करें यानी लोकसभा की जो परिसीमन है तो ये अनुच्छेद 82 के अंतर्गत होता है, और राज्यों में अगर हम देखें विधानसभा क्षेत्रों के लिए तो यह अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम वर्तमान परिसीमन आयोग की बात करें तो यह परिसीमन आयोग एक तरह से जम्मू कश्मीर का जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, यहां पर एक तरह विधानसभा के क्षेत्रों को परिसीमित करने के लिए गठित किया गया है। और यह अधिसूचना भारत सरकार ने जारी कब की है, 6 मार्च 2020 को। वर्तमान में अगर हम बोलें इसकी अध्यक्ष कौन है तो इसकी अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई। और इसमें 2 सदस्य अगर हम देखें तो भारत के निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और भारत के जो भी राज्य यानी असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यहां पर जो भी राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो इसमें सदस्य के रूप में हैं। तो ये दोनों पदेन यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, रंजना प्रकाश देसाई। और ये परिसीमन कहां कहां का कर रहा है इस समय, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी, उसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो इसी के संबंध में हमारा एक यहाँ पर प्री का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है, सही स्टेटमेंट है। और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीनों स्टेटमेंट सही है। इस आधार पर आपका आंसर हो जाता है डी। तो ये हमारा 25 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। हमने आपको मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन दिए उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा और प्रारंभिक परीक्षा के जो क्वेश्चन उनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।